हेलो फ्रेंड्स, मैं रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल रवीश भाई गुरुकुल बिहार बोर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे तरफ से यूट्यूब पर पहली वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें हम लोग साइंस को पढ़ने वाले हैं। साइंस के अंतर्गत 3 पार्ट आते हैं, जिसमें पहला जीव विज्ञान, दूसरा भौतिकी विज्ञान और तीसरा रसायन विज्ञान आता है। इस तीनों विज्ञान में हम लोग सबसे पहले भौतिकी को कवर करेंगे। भौतिकी में सबसे पहले हम लोग प्रकाश चैप्टर को देखेंगे। प्रकाश के अंतर्गत आने वाला दर्पण टॉपिक को कवर करेंगे। तो दोस्तों, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दर्पण होते हैं, उनके उपयोग क्या होते हैं, और तो सबसे पहले कवर करना प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, दर्पण हम लोग 2 प्रकार का पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पहला दर्पण समतल दर्पण, जबकि दूसरे दर्पण गोलीय दर्पण होते हैं। दोस्तों, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला दर्पण समतल दर्पण कहा जाता है, जबकि दूसरे दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसे हम लोग बोर्ड पर समझते हैं। दोस्तों, दर्पण जो होते हैं इनके 2 भेद होते हैं। दर्पण जो होते हैं इनके 2 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला जो होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। पहला दर्पण जो होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, जबकि दूसरा दर्पण होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला समतल दर्पण, जबकि दूसरी जो होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के अंतर्गत हम लोग पुनः 2 भागों में बांटते हैं, जिसके अंतर्गत 2 दर्पण आते हैं। पहला पढ़ेंगे हम लोग अवतल दर्पण, जबकि दूसरा पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। तो दोस्तों, पहला होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, जबकि दूसरा दर्पण पढ़ेंगे इसमें उत्तल दर्पण। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। तो दोस्तों, हमने देखा कि टोटल दर्पण 3 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण के अंतर्गत 2 दर्पण आते हैं, जिसमें पहला अवतल दर्पण होता है, जबकि दूसरा उत्तल दर्पण होता है। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले समतल दर्पण को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत 8 से 10 फैक्ट को कवर किया जाएगा, जिसे आप लोग बड़े ही ध्यान से सुनना, जो बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होता है। इसे पॉज कर कृपया इसे स्क्रीनशॉट ले लें। दर्पण के अंतर्गत आने वाले पहले दर्पण समतल दर्पण के बारे में अध्ययन करते हैं। समतल दर्पण में जो पहला फैक्ट है, इसे पहले फिगर से समझते हैं। दोस्तों, इसका जो दर्पण होता है समतल होता है, जिसका एक भाग कलई किया हुआ होता है और इसका दूसरा भाग परावर्तक सतह होता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि दर्पण के ये पीछे वाले भाग जो है रंगा हुआ है, अर्थात इसे कह सकते हैं कि कलई किया हुआ है या
रंगा हुआ है, रंगा हुआ है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि एक समतल दर्पण लिया जिसका एक भाग कलई किया हुआ है अर्थात रंगा हुआ है। ये जो रंग होता है इसे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से रंगते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट से कलई किया हुआ होता है, जिसका दूसरा भाग होता है यह परावर्तक सतह होता है। जो दूसरा भाग होता है वह परावर्तक सतह होता है, जहाँ से प्रकाश की किरण को डाला जाता है। तो दोस्तों पहला देखें हम लोग इसमें कि समतल दर्पण में एक सतह कलई किया हुआ होता है जो रंगा हुआ होता है, जो सिल्वर नाइट्रेट से कलई किया होता है। दूसरा भाग परावर्तक सतह होता है, जहाँ से हम लोग वस्तु को रखकर प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि वस्तु हमेशा परावर्तक सतह के सामने रखी जाती है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि एक समतल दर्पण है जिसका एक भाग कलई किया हुआ है। जो कलई किया हुआ भाग है वह सिल्वर नाइट्रेट से है, जबकि दूसरा सतह जो है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह उसे कहा जाता है जहाँ से प्रकाश की किरण को गुजार कर वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है, जहाँ उसके सामने वस्तु रखा हुआ होता है। दोस्तों अभी हम लोगों ने एक फिगर के माध्यम से समतल दर्पण को समझा। इसमें हम लोग अब दूसरे फैक्ट की ओर जाते हैं। दूसरा फैक्ट दोस्तों, इसमें एक दर्पण बनाते हैं, वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं। इसमें जब वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक तथा सीधा बनता है। दूसरा फैक्ट हम लोगों ने देखा कि समतल दर्पण में यदि किसी वस्तु को उसके सामने रखा जाए तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा बनता है। दोस्तों इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर से इसे समझें कि काल्पनिक प्रतिबिंब को दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब भी है। आभासी प्रतिबिंब भी है। तो दोस्तों हमने देखा पहला फैक्ट कि एक भाग कलई किया होता है जबकि दूसरा भाग परावर्तक सतह होता है। दूसरा भाग देखे हम लोगों ने कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है काल्पनिक तथा सीधा बनती है, और इसी को काल्पनिक को ही आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। दोस्तों इसको पॉज कर आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। आइए दोस्तों अब अगली फैक्ट की ओर चलते हैं। हम लोगों ने 2 फैक्ट को कवर कर लिया है, जबकि तीसरे फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक समतल दर्पण लेते हैं, एक भाग कलई कर देते हैं इसमें दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होती है, फिर से सुनो,
समतल दर्पण में कोई भी वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है। इसे समझते हैं। जैसे कि ये दर्पण हो गया, इस दर्पण में वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखते हैं। वस्तु रख दिए। वस्तु रखने के बाद जब इसका प्रतिबिंब इसमें पूछे कितनी दूरी पर बनेगा, तो देखा जाए तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर यानी दर्पण के पीछे कह सकते हैं। यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से है उतनी ही दूरी पर वस्तु का भी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि इधर 10 सेंटीमीटर पर है तो इधर भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यानी इसमें कह सकते हैं हम वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं और चौथा फैक्ट देखते हैं। दोस्तों, इसमें वस्तु जो होते हैं जितनी ऊंचाई के होते हैं दर्पण में भी उस वस्तु के प्रतिबिंब भी उतना ही ऊंचा बनता है। मानते हैं कि समतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई है, तो इस दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर का बनता है। यानी कह सकते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु जो है जितनी ऊंचाई होती है उतनी ही दर्पण में भी वस्तु की ऊंचाई होती है। तो दोस्तों, इसको अपने कॉपी बुक में नोट कर लें। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। तो दोस्तों, हम लोगों ने 4 फैक्ट को अभी तक समतल दर्पण में कवर किया है। इसमें हम लोगों ने पहला कवर किया कि समतल दर्पण का एक भाग कलई किया हुआ आता है, जबकि दूसरा भाग परावर्तक सतह होता है। दूसरा पॉइंट कवर किया हम लोगों ने कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वस्तु भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर रहती है। तीसरा फैक्ट पढ़ा हम लोगों ने कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक और वस्तु के सीधा बनते हैं। जबकि चौथा फैक्ट हम लोगों ने पढ़ा कि समतल दर्पण में यदि वस्तु की जितनी ऊंचाई है उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही ऊंचाई की बनती है। तो दोस्तों, हम लोग अपने अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं और 5वां फैक्ट समझते हैं। दोस्तों, इसकी 2 फैक्ट याद कर लें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। जिसमें 5वां फैक्ट है कि समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो दोस्तों, इसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है यह अनंत होता है, जिसे इस संकेत से परिभाषित किया जाता है। दूसरा फैक्ट इसमें
हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी फोकस दूरी कितनी होती है। इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, कितनी होती है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं, जिसका आंसर होगा कि इसकी फोकस दूरी जो होती है वह कितनी होती है, तो ये भी अनंत होती है। इसका भी आंसर क्या होगा, अनंत। तो समतल दर्पण में पूछेगा अगर परीक्षा में कि समतल दर्पण में इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो क्या होगा, अनंत। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, तो ये भी क्या होता है, अनंत। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक 6 फैक्ट को कवर कर लिया है। आगे अपने फैक्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें 7वां फैक्ट है जो इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि 2 समतल दर्पण है, 2 समतल दर्पण है जो एक दूसरे के आमने सामने है, और इसमें हम लोगों ने एक वस्तु रखा, एक वस्तु रखा है। दोस्तों समतल दर्पण में 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के आमने सामने रखने पर उसमें प्रतिबिंब की संख्या पूछा जाता है। प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है। तो दोस्तों इसमें भी आंसर आपका होगा अनंत। यानी कि हम लोगों ने देखा कि समतल दर्पण में 3 फैक्ट जो हैं उनका आंसर सेम है, जिसमें पहला जो है वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, फोकस दूरी अनंत होती है। जबकि 2 समतल दर्पणों को एक दूसरे के आमने सामने रखा जाए तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या, यानी कि उस दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। तो दोस्तों हम लोगों ने 7 फैक्ट को अभी तक कवर किया है। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। इसे अपने कॉपी बुक में नोट कर लें। तो दोस्तों अभी तक हमने 7 फैक्ट को कवर किया है। बढ़ते हैं अपने 8वें फैक्ट की ओर। दोस्तों अभी तक हमने समतल दर्पण के बारे में 7 फैक्ट को कवर किया है। यानी कि आज हम लोगों ने पहला टॉपिक समतल दर्पण लिए, समतल दर्पण को लिए। इसके अंतर्गत हमने 7 फैक्ट पढ़े, A, B, C, D, E, F और G, 7 फैक्ट पढ़े। इसके बाद हम लोग इसमें अगले वीडियो में यह अध्ययन करेंगे कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से आती है तो उसका प्रतिबिंब कितने वेग से आएगा। इसके बाद पढ़ेंगे कि यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो समतल दर्पण में वह जो प्रतिबिंब होगा वह किस कोण से घूमेगा। इसके बाद इसमें कुछ और एक पढ़ेंगे कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, अर्थात हम लोग दर्पण के सामने अपने लेफ्ट हाथ को उठाएंगे तो उसमें उसका राइट हाथ दिखाएगा, जबकि राइट हाथ को दिखाएंगे तो उसमें लेफ्ट हाथ को दिखाएगा। तो इसे कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। दोस्तों जो कुछ भी बचा हुआ है इसमें 4 से 5 पॉइंट, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा कैसा रहा इसके बारे में
हमें कमेंट कर कर बताइएगा, जिससे हमें अगले वीडियो को बनाने में मोटिवेशन मिले। इसमें जो कुछ भी गलतियाँ होंगी उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताने का कृपया प्रदान कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग का आज का पहला वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।